हेलो जी, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम डिस्कशन करते हैं खबरों का सिलसिला, जो कि पिछले 3 दिनों की खबरें हैं और हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनमें मैं आप सभी को सभी तरह की खबरें कंप्लीट करवा दूंगा जो आपकी रह गई थी। और इस बात की गारंटी है कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा करंट अफेयर से रिलेटेड, और इनमें मैं आपका बेसिक भी कवर करवाऊँगा। तो शुरू करते हैं। 5 फरवरी जो है, 5 फरवरी को और 20 फरवरी तक क्या होता है कि 15 दिन सूरजकुंड क्राफ्ट मेला लगता है। ये सूरजकुंड जो हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित है, और सूरजकुंड झील के किनारे, एक तो यही पूछ लेंगे सूरजकुंड किस झील के किनारे है, तो सूरजकुंड झील के किनारे है और हरियाणा के फरीदाबाद जिले में। और ये एक बार तो यह भी क्वेश्चन आया हुआ था कि किस प्रकार का मेला है, शिल्प मेला है, पशु मेला है, किस प्रकार का। तो यह शिल्प से रिलेटेड मेला है, यानी जो शिल्प कला होती है, जो कि हर स्टेट से शिल्पकार होते हैं, वो कला अपनी प्रदर्शित करते हैं इस मेले में। और हर स्टेट के जो एक अलग तरह से आपको डिज़ाइन मिलेंगे, टेंट मिलेंगे, यानी एक तरह से हर स्टेट को इसमें पार्टिसिपेट करवाया जाता है। इवन जो अन्य देश हैं, 25-26 देश हैं, वो भी इसमें भाग लेते हैं, एशिया, अफ्रीका और यूरोप के। और इसका जो थीम स्टेट घोषित किया जाता है, इसका थीम स्टेट इस बार जम्मू कश्मीर को बनाया गया। और यह 35वां नंबर का सूरजकुंड मेला है। ये भी इंपॉर्टेंट, आपसे डायरेक्ट पूछ लेंगे कौन से नंबर का है, तो 35वें नंबर का सूरजकुंड मेला है, 35 नंबर का। और इसमें थीम स्टेट रखा जाता है, और उस थीम स्टेट को क्या किया जाता है कि ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है उसके शिल्प उद्योगों को। जो उसकी लोकल आर्ट होती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। और इस बार का थीम स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर को लेकर थीम स्टेट बनवाया गया है। और मैं ये भी बता दूं, इसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। क्योंकि इसमें देश और विदेश के बहुत महान जो शिल्पकार होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शिल्प और कला से संबंधित वस्तुओं की प्रदर्शनी की जाती है, ठीक है। और ये एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है। अब चलते हैं आज की अगली न्यूज़ पे। विश्व विरासत स्थल है, यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत सरकार ने होयसल के मंदिर हैं जो उनको उनका नामांकन किया। देखो, ये कर्नाटक में। अभी पीछे क्या है कि आरएएस में एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था, और ये तो किसी भी एग्ज़ाम में, एचएसएससी, यूपीएससी, या फिर यूपीपीएससी, या फिर एसएससी में, सीजीएल में, किसी में भी ये पूछा जा सकता है। बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इस अभी लेटेस्ट, मतलब अभी अभी किस मोन्यूमेंट को या किस स्थान को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नामांकन किया गया है भारत सरकार के द्वारा। यह और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत की सरकार ने इसका खुद नॉमिनेशन किया है। तो कौन से हैं? होयसल के मंदिर हैं। होयसल के मंदिर कहाँ पर हैं? ये कर्नाटका में है, कर्नाटक राज्य में है। तो आपने ये स्टेट है जो, ये भी याद कर लेना है, ठीक है। अब चलते हैं आज की अगली न्यूज़ में। अभी क्या है कि आपको पता है, अभी टोक्यो ओलंपिक हुआ है। वो जो टोक्यो ओलंपिक होते हैं वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस हैं। वो 1896 में शुरू हुए थे, वो हर 4 साल में होते हैं। लेकिन इसी तरह से वो है समर ओलंपिक जो टोक्यो में हुए, वो होते हैं यानी कि गर्मियों में, आपने देखा होगा। लेकिन इसी तरह से विंटर ओलंपिक भी होते हैं, और जो इस बार के विंटर ओलंपिक हैं वो बीजिंग में होंगे। एक तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी चीन में होंगे। चीन में होने वाले 2022 में बीजिंग विंटर ओलंपिक में, यानी बीजिंग में हो गया। आपने ये बहुत ध्यान से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। विंटर ओलंपिक कहाँ हो रहे हैं? तो बीजिंग में। इन सर्दियों के ओलंपिक का भारत ने बायकॉट कर दिया है, यानी कि इनको कहा है कि भारत इनमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और इसकी वजह जो है, जो इनका टॉर्च बीरर है, यानी जो इनकी मशाल जलाकर जो मशाल आगे लेके जाते हैं, वो गलवान घाटी में सेना का नेता नेता था। यानी चीन की तरफ से गलवान घाटी में जो सेना का लीडर था, उसी लीडर ने इन ओलंपिक गेम्स में टॉर्च बीयरिंग की, यानी मशाल जलाकर वो गोल गोल घूमा। तो इसका प्रतिरोध दिखाने के लिए कि चीन इलीगल कब्जा कर रहा है भारत के क्षेत्र पर, तो भारत इन खेलों में भाग नहीं लेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लेंगे कौन सी कंट्री भाग नहीं ले रही, तो वो है इंडिया। और इन खेलों में भारत की तरफ से सिर्फ एक खिलाड़ी भाग लेगा, वो है जम्मू कश्मीर का आरिफ खान। ये भी पूछ लेंगे सिर्फ एक खिलाड़ी कौन सा भाग लेगा, तो वो है आरिफ खान। और वो स्टेट की तरफ से भाग लेगा, ना कि इंडिया की तरफ से, ठीक है। यानी जम्मू कश्मीर को कुछ अलग से थोड़ी बहुत मान्यताएं अभी भी प्राप्त है, तो इसका वो मतलब जम्मू कश्मीर का खिलाड़ी है जो इसका फ़ायदा उठा रहा है नाजायज़ तरीके से। या आप ये भी कह सकते हो कि
मतलब जम्मू कश्मीर जो स्टेट है वो अभी भी अपने एक अलग डर्रे पे चला हुआ है, जो कि भारत से अपने आप को अलग प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहा है, और चीन इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाता है। ठीक है, ये चीन की भी बदतमीजी है, और ऐसे आरिफ खान जैसे लोगों की भी बदतमीजी है। जब पूरा देश ही पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो आपको भी नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात यह है, ये भी पूछ लें किस राज्य से है, तो वो जम्मू कश्मीर से है। बाकी भारत का कोई भी सदस्य या खिलाड़ी इन खेलों में भाग नहीं लेगा। 1924 में विंटर ओलंपिक शुरू हुए थे, ये साल भी आपने याद रखनी है। ठीक है, विंटर ओलंपिक का बायकॉट किया जा रहा है भारत द्वारा, बीजिंग में हो रहे हैं जो। ठीक है, ये सिडनी डायलॉग, ये जो डायलॉग और समझौते होते हैं ना, इन पे तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और आपको पता है क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है जो, वो बिटकॉइन को भी कह रहा है आरबीआई, और सरकार कह रही है कि इसको मान्यता दो, यानी कि इसको एक लीगल मुद्रा बनाओ। तो ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है। डायरेक्ट पूछ लेंगे सिडनी डायलॉग किससे रिलेटेड है, तो ये क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हुआ है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिप्टो करेंसी का प्रबंधन करने की योजना बनाने को कहा है। पूरे वर्ल्ड को कहा है कि नरेंद्र मोदी ने, कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है इसको लेकर कोई योजना बनाई जाए, ताकि इसका फ़ायदा या नुकसान जो भी है सभी देश बराबर उठा सकें, और इसको एक लीगल मुद्रा यानी लीगल करेंसी घोषित किया जाए। और इससे रिलेटेड है क्या है, तो इससे सिडनी डायलॉग रिलेटेड है क्रिप्टो करेंसी से, आपने ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिडनी कहाँ की, ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया का एक प्रमुख शहर है, वित्तीय शहर है। अब चलते हैं आज की अगली न्यूज़ पे। काला घोड़ा एक त्योहार है, यानी काला घोड़ा जो फेस्टिवल है, ये मुंबई का एक फेस्टिवल है। मुंबई का मतलब कहाँ का है, तो ये महाराष्ट्र का फेस्टिवल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लेंगे काला घोड़ा किस राज्य से जुड़ा हुआ है, तो वो है मुंबई, महाराष्ट्र से। और यह महाराष्ट्र की जो उन्नत संस्कृति है, यानी कि जो कल्चर है महाराष्ट्र का, तो उसको ये दर्शाता है। काला घोड़ा उसको प्रदर्शित करता है, और यह बहुत ही प्रमुख त्योहार है, आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, अब चलते हैं अगली न्यूज़ पे। संयुक्त राज्य अमेरिका का केंद्रीय बैंक है, जिसका नाम है, ये सॉरी यहाँ पे ठीक कर लेना, जिसका नाम है फेडरल रिजर्व। एक तो यही पूछ लेंगे फेडरल रिजर्व किस देश का बैंक है, या ये पूछ लेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय बैंक का क्या नाम है, तो वो फेडरल रिजर्व। और भारत के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है ये, इसने अपनी इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दर अभी बढ़ा दी, और इसका असर भारत पर भी पड़ेगा, क्योंकि भारत भी इस बैंक से बहुत लोन लेता है। आपको पता है कि जो ये फेडरल रिजर्व है ये बहुत ज़्यादा लोन देता है भारत और पाकिस्तान दोनों देशों को। अब इसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, ब्याज दर बढ़ेगी, भारत को भी ये लोन महंगा पड़ेगा, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था पर और भारत का जो ढांचा है, आर्थिक ढांचा, उस पर बहुत ज़्यादा असर डालेगा। इसलिए ये बैंक और इसमें बड़े इंटरेस्ट रेट भारत के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, आपने ध्यान में रखना है। अब चलते हैं आगे आज की अगली खबर पे। क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान के बीच में तीर्थयात्री समझौता हुआ है। इसे भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 2022 में बढ़ाई जाएगी। पता है क्या है, जैसे कितने तीर्थयात्री भारत से कितने जाएंगे और पाकिस्तान से कितने आएंगे, ये सरकार द्वारा तय होता है। लेकिन एक दूसरे के विश्वास को जीतने के लिए और विश्व स्तर पर अच्छी पहचान बनाने के लिए इस बार दोनों देशों ने तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ा दी है। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि किस देश में तीर्थयात्रियों की संख्या भारत से आने जाने में बढ़ाई गई है, तो वो है पाकिस्तान। आपको ऑप्शन में दे देंगे, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, या फिर श्रीलंका है, कौन सा देश है, तो वो है पाकिस्तान, जिसे भारत आने जाने वाले यात्रियों की और भारत से पाकिस्तान जाने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ा दी गई है। भारत से काफ़ी संख्या में तीर्थयात्री पाकिस्तान जाते हैं, खासकर हिंदू, मुस्लिम और सिख, जैसे ननकाना साहिब हो गया, तो ये ऐसी जगहों पर। ठीक है, आपने ध्यान में रखना। अब चलते हैं आज की अगली न्यूज़ पर। केरल का एक जिला है त्रिचूर। त्रिचूर में देश का पहला ग्रीफिन इनोवेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। आपसे डायरेक्ट पूछ लेंगे ग्रीफिन इनोवेशन सेंटर कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, तो वो केरला में किया जा रहा है। ये आपने ध्यान में रखना है, पहला है ये, कोई भी चीज़ पहली, ये टेक्नोलॉजी के वे में होता है, यानी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए। और डिजिटल यूनिवर्सिटी के तहत इसकी स्थापना देश में की जाएगी। ठीक है, आपने ध्यान में रखना है, ग्रीफिन इनोवेशन सेंटर।
अभी क्या हुआ है कि भारत और रूस के बीच में द्विपक्षीय परामर्श समझौता हुआ है। ये बहुत ज़्यादा चर्चा में, पता है क्यों है? यूक्रेन के मुद्दे पर रूस और अमेरिका, वेस्टर्न वर्ल्ड और रूस एक दूसरे के आमने सामने आए हुए हैं। तो रूस ने भारत का हमेशा हर लड़ाई में बिना किसी शर्त और फायदे के साथ दिया है। अब रूस भी आजमाना चाहता है कि उसके साथ कौन कौन से देश खड़े हैं। तो इसी परिस्थिति को लेकर उसने भारत की तरफ हाथ बढ़ाया और भारत ने इसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स किया है। सॉरी। भारत ने इस द्विपक्षीय परामर्श समझौते का अभी आयोजन किया है और इसे 2+2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2+2 भारत दो तीन देशों के साथ ही करता है और लेटेस्ट वो रसिया के साथ कर रहा है। इसे यूएसए, जापान और रूस, तीन देशों के साथ ही किया गया है। तो आपने ऑप्शन में याद रखना है 2+2 वार्ता जो अभी किसके साथ हुई है, रूस के साथ हुई है, जिसमें भारत और रूस के ये भी पूछ लेंगे कौन कौन से मंत्री भाग लेते हैं, एक विदेश मंत्री और एक रक्षा मंत्री। विदेश मंत्री यानी कि फॉरेन मिनिस्टर, और साथ में कौन से, रक्षा मंत्री यानी कि डिफेंस मिनिस्टर भाग लेते हैं। और इसमें भारत और रूस की रणनीतियां बनाई जाएंगी कि विश्व स्तर पर एक दूसरे के साथ साझेदारी वो कैसे दिखाएंगे और इनका व्यवहार तय किया जाएगा, एक दूसरे के साथ कितनी गहरी दोस्ती वो दिखाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है और आगे भी घुमा फिरा के बनने की काफ़ी संभावना है। इसमें विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री द्वारा पार्टिसिपेट किया जाता है, तो आपने ध्यान में रखना है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 फरवरी को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट फीमेल जेनिटल म्यूटेशन, यानी कि जो 6 फरवरी को क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड लेवल पे भी, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है हर समाज में। अंतर्राष्ट्रीय दिवस स्त्रियों के अंगों के साथ छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ। जो छोटी बच्चियां होती हैं, इमेच्योर बच्चियां होती हैं, उनके जो अंग होते हैं उनके साथ गलत तरीके से छेड़छाड़ की जाती है और जो कि बाद में उनके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और इस चीज़ को वो डर के बताती नहीं है। इस चीज़ को बताया जाए और ऐसे लोगों को समाज में प्रताड़ना मिले और जो ये काम करते हैं उनके लिए एक उचित दंड व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है और हर देश में उसके उसके लिए कानून बनाया गया है कि बच्चियों को सेफ और सुरक्षित रखा जाए। तो ये जो दिन होता है बच्चियों को सेफ और सुरक्षित रखने का, या महिलाओं को या लड़कियों को, ऐसे आपको पता है कि ऐसे गंदे और घटिया काम कुछ समाज के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा किए जाते हैं, और इनसे बचाने के लिए उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए सरकार ने बहुत ही मजबूत कानून बनाए हैं। और इसको लेकर स्पेशल एक डे भी इन्होंने एक डेडिकेट किया है पूरे विश्व की सरकार ने या पूरे विश्व के समाज ने। तो ये जो डे होता है ये 6 फेब होता है, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट फीमेल जेनिटल म्यूटेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस स्त्रियों के अंगों के साथ छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान में रखना है ये डे, क्योंकि अभी है ना इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में फीमेल जो सिक्योरिटी है और जो मतलब कि वुमेन एम्पावरमेंट है उसको लेकर बहुत ज़्यादा काम किए जा रहे हैं। ठीक है। अगली न्यूज़ है जो वो मत्स्य पालन यानी कि ब्लू रेवोल्यूशन से जुड़ी हुई है। आपने ध्यान में रखना है, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी उद्योग ने एक केज एक्वाकल्चर का मतलब है कि एक पिंजरा बनाया जाएगा समंदर में और उसमें मछलियों को मतलब मछलियों को पकड़ा जाएगा और उन मछलियों का व्यापार किया जाएगा। ये है केज एक्वाकल्चर। पिंजरे में बंद करके समंदर में मछलियों का पालन किया जाएगा और उन्हें पकड़ के उनका व्यापार किया जाएगा। और ये किसके लिए किया गया है? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। और मैं बता देता हूँ इसे स्लीपिंग जाइंट्स यानी सोया हुआ राक्षस की संज्ञा दी गई। मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, डायरेक्ट पूछ लेंगे स्लीपिंग जाइंट यानी स्लीपिंग जाइंट किसे कहा गया है, तो वो है जो केज एक्वाकल्चर है, समंदर में जो पिंजरा लगाया जाएगा और उसमें जो मछलियां फंसाई जाएंगी फिर उनका व्यापार किया जाएगा, तो ये है स्लीपिंग जाइंट। इससे रिलेटेड है ये संज्ञा जो दी गई है। ठीक है, आपने ध्यान में रखना है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस मौके पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी शुरू की गई है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये। और इसी मौके पर क्या किया गया, एक मत्स्य सेतु बनाया जाएगा, ये भी आपने ध्यान में रखना। मत्स्य सेतु भी मछलियों के पालन से जुड़ा हुआ है। और बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ, ब्लू रेवोल्यूशन यानी नीली क्रांति भी जो मत्स्य पालन से जुड़ी हुई है, ये क्रांतियाँ अक्सर पूछ ली जाती हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग,
NHRC जिसे बोलते हैं आप। तो इस नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने अरुणाचल प्रदेश में जो हुजोंग और चकमा दो समुदाय हैं इनकी स्थिति पर और उनके शोषण को लेकर रिपोर्ट सौंपने की बोला, और 6 सप्ताह में बोल रहा है। देखो ये नेशनल लेवल का मुद्दा बन गया। अब मैंने आपको थोड़े दिन पहले ही बताया था, हुजोंग और चकमा दो जनजातियां हैं जो कि बांग्लादेश से 1965 और 66 में आई थी, ठीक है। और ये जो हिजोंग है ये हिंदू जनजाति है, और चकमा है जो ये बुद्ध जनजाति है। और दोनों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा है, खासकर अरुणाचल प्रदेश में। और ये दोनों जनजातियां मिजोरम में भी रहती हैं, लेकिन अभी अरुणाचल प्रदेश चर्चा में है, तो आपने अरुणाचल प्रदेश को ध्यान में रखना है। तो इनकी जो स्थिति है और इनका जो शोषण हो रहा है उसको लेकर रिपोर्ट सौंपने की कहा है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने अरुणाचल प्रदेश को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इसको टाइम पीरियड दिया गया है 6 सप्ताह। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना 1993 में यानी कि 1993 में हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको ये भी बता देता हूँ, जैसे जितने भी सेंट्रल लेवल की पोस्ट है ना उनकी जो रिटायरमेंट की एज है सबकी 6 साल और 65 साल है। लेकिन NHRC का जो मतलब चीफ होता है, अध्यक्ष होता है, उसकी जो एज है वो क्या है, 5 साल और 70 साल है। और ये बहुत अलग है, और क्वेश्चन अक्सर इस पर बन जाता है NHRC के अध्यक्ष की एज क्या है, तो 5 साल और 70 साल है, एकदम डिफरेंट है सबसे, आपने याद रखना है। अग्नि प्राइम जो मिसाइल है इसको लॉन्च किया गया है, तो यही पूछ लेंगे अग्नि प्राइम मिसाइल जो लॉन्च किया गया है वो कब की गई है, तो फरवरी 2022 में लॉन्च की गई है। और ये डायरेक्ट पूछ लेंगे ये कैसी है, ज़मीन से ज़मीन पर, ज़मीन से हवा पर, हवा से हवा में। तो यह सरफेस टू सरफेस, ज़मीन से ज़मीन पर वार करने वाली एक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 1000 से 2000 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है मिसाइल की, अग्नि प्राइम की। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने 3 चरणों में इसे पूरा किया। DRDO ने इसे बनाया है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। ये अग्नि प्राइम भारत के की रणनीति के लिए बहुत ही मजबूत मिसाइल, आपने इसे ध्यान में रखना है, ठीक है। वंदे भारत ट्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पहली बार भारत में चलाई जा रही है। इसका नाम ट्रेन 18 भी आपसे डायरेक्ट पूछ लेंगे। जो ट्रेन 18 है वो किस ट्रेन का नाम है, या वंदे भारत ट्रेन का नाम क्या है, तो वो ट्रेन 18 है। इसका नाम ट्रेन 18 क्यों है, क्योंकि इसको 18 महीने में कंप्लीट कर लिया गया था। पहले इसका नाम ट्रेन 18 दिया गया, लेकिन वो सही नहीं लगा और देश को समर्पित करते हुए इसका नाम वंदे भारत रख दिया गया। सबसे पहले जो यह दौड़ेगी यह वाराणसी से दिल्ली को दौड़ेगी, और वाराणसी से दिल्ली का जो रास्ता है उसे 40 से 50% टाइम ये बचाएगी, यानी कि आपके समय की बचत करेगी ये। और टाइम इज मनी, समय ही पैसा है। तो ये भी पूछ लेंगे वंदे भारत क्या है, कोई स्कीम है फौजियों के लिए, महिलाओं के लिए, या फिर ट्रेन है, तो ये एक ट्रेन है। और आपने ध्यान में रखना सबसे पहले ये वाराणसी से दिल्ली को दौड़ेगी और फिर इसे दिल्ली से जम्मू कटरा को चलाया जाएगा। सबसे पहला रूट ध्यान में रखना है वाराणसी टू दिल्ली, ठीक है, आपने याद रखना। अब चलते हैं आज की अगली न्यूज़ पे। कर्नाटक में क्या हुआ कि मुस्लिम बच्चियों द्वारा हिजाब पहना गया। मैं आपको दिखाता हूँ हिजाब क्या होता है। ये जो कपड़ा है ना, ये जो कपड़ा, ये हिजाब बोलते हैं इसे। ये जो इन्होंने पहन रखा है, देखो सभी ने पहन रखा है, ये देखो, ये होता है हिजाब। कर्नाटक की बच्चियों ने क्या किया है कि हिजाब पहना है अपने फेस ढकने के लिए। और जब इन मुस्लिम बच्चियों द्वारा हिजाब पहनकर स्कूल में जाया गया तो 6 मुस्लिम बच्चियों को स्कूल में जाने से, स्कूल से बाहर कर दिया गया, यानी उनको एंट्री नहीं मिली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सॉरी। और इसका ज्ञापन जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिया गया, क्यों लिया गया, आपको पता है कि हर भारतीय को मौलिक अधिकार मिले हैं, फंडामेंटल राइट मिले हैं भारतीय संविधान के भाग 3 में। और इन मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक धार्मिक अधिकार मिले हैं, यानी हर व्यक्ति के धार्मिक अधिकार हैं। और अनुच्छेद 25 में स्पष्ट बोला गया है कि किसी भी धर्म का वह अनुपालन कर सकता है और इसके हिसाब से वह पूजा कर सकता है, कपड़े पहन सकता है और कहीं भी आ जा सकता है। और इसी इसी अनुच्छेद 25 का उल्लंघन किया गया है इन 6 लड़कियों को स्कूल से बाहर करके। और भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको भारतीय संविधान का और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है, और उसने कर्नाटका सरकार से और उस स्कूल से जवाब मांगा। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ये जी। और ये होता है हिजाब, ठीक है। अब चलते हैं आज की अगली न्यूज़ पे।
असम में एक जगह है जिसे कोकाई जाना कहा जाता है। ये कोकाई जाना वन्य जीव संरक्षण बनने जा रहा है यहाँ पर, और स्थानीय लोगों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। इतनी ज़्यादा चर्चा में है ये, मैं बताता हूँ। एक तो यही पूछ लें, कोकाई जाना वन्य जीव संरक्षण कहाँ पर है, तो वो असम में है। और इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इस संरक्षण को बनाकर भारतीय सरकार गोल्डन लंगूर है, यानी कि एक सुनहरी लंगूर बंदर होता है, उसका संरक्षण करना चाहती है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये होता है सुनहरी लंगूर। आपने लंगूर देखे होंगे अलग अलग कलर के, पर इतने साफ सुनहरी रंग के लंगूर आपने नहीं देखे होंगे। और मैं आपको बता दूं, पूरे वर्ल्ड में ये बहुत ही कम है, और भारत में इनकी संख्या सिर्फ 20 बच गई थी। लेकिन पिछले 10 सालों में इनका संरक्षण कर अब इनकी संख्या मतलब 100 से 200 के बीच हो गई है। तो इतने ज़्यादा अच्छा काम किया है भारतीय सरकार ने। और इनको वर्ल्ड लेवल पर ये इतने कम है, इनको और भी बचाने के लिए जो ये कोकाई जाना वन्यजीव संरक्षण है, इसको बनाने का फैसला लिया है भारत सरकार ने, ताकि इसमें कोई मानवीय गतिविधि ना हो सके। लेकिन असम के लोगों ने कहा है कि यह हमारी ज़मीनों पर प्रभाव डालेगा, हम इसको नहीं बनने देंगे। तो ये असम के स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? गोल्डन लंगूर को लेकर, ठीक है। तो आपने ध्यान में रखना, कोकई जाना जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो असम में है, और इसमें गोल्डन लंगूर पाए जाते हैं, जिनको सेव करने के लिए भारत सरकार अभी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन्यजीव संरक्षण पार्क बना रही है, ठीक है। आपने ध्यान में रखना है। अब चलते हैं आज की अगली न्यूज़ पे। एनजीटी, मैंने आपको बताया था, राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल ने धुएं की राख, जो कि रिहंद नदी में क्या हो रहा है कि जो वहाँ पे बांध है उसमें धुएं की राख बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रही है, क्योंकि वहाँ के जो स्थानीय उद्योग हैं वो जो अपना उनका कचरा बच जाता है जो कोयले से रिलेटेड है, तो वो क्या करते हैं कि उसको सारे को रिहंद नदी में बहा देते हैं, और वो जाकर जो बांध है उसमें इकट्ठा हो जाता है। और उसी बांध के नदी के जल को लोग पीते हैं, वो जानवर पीते हैं, वो ज़मीनों में जाता है। तो इससे ज़मीनों पर भी, वहाँ के लोगों के स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो इसकी इतनी गंदी रिपोर्ट आई है रिहंद नदी के रिजर्वोयर की, कि इसको प्रतिबंधित करने की बोल रहा है। कि इसको, ये जो धुएं की राख आती है, जो ये काली खाती है, इसको ये एक तरह से कोयले का वेस्ट है। तो इसको प्रतिबंधित करने की बोल रहा है राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। और उसने बहुत ही ये मतलब पुख्ता प्रमाणों के साथ बोला, और बहुत ही मजबूती से बोल रहा है। तो इससे रिहंद नदी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए, और ये धुएं की राख है ये भी। और इसको रोकने के लिए किसने बोला है? तो राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने बोला है। यह काम उसने किसको सौंपा है? पर्यावरण जलवायु एवं वन मंत्रालय को सौंपा है, यानी को कि MOEFCC, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज है, उसने उसको सौंपा है कि आपने ये काम करना है, और इसकी अगली रिपोर्ट आपने मेरे को ला के सौंपनी है। इससे क्या होता है कि एनजीटी से ने बोला है कि जो ये धुएं की राख होती है, ये धुएं की राख इतनी घातक होती है इंसान के लिए, इससे कैंसर और गूंगापन आ जाता है, ठीक है। और अगर इसी राख को सही दिशा में मैनेज करना चाहें तो वो कर सकते हैं, जो भी उद्योगपति हैं। इससे पोर्टलैंड सीमेंट बनता है। देखो, एक तो पोर्टलैंड सीमेंट को मजबूती मिलेगी, और एक ये खरीदनी नहीं पड़ेगी। यानी अगर इसको मैनेज करके यूज किया जाए तो पोर्टलैंड सीमेंट बन सकता है। आपने बहुत ही ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धुएं की राख का प्रयोग किस किस में? पोर्टलैंड सीमेंट बनाने में, सड़क बनाने में, और धातु कार्यों में, मेटल मेकिंग में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। और इससे अभी जो चर्चा में आ गया बहुत ज़्यादा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम चर्चा में आ गया, जो कि 1986 में आया था। ये भी आपने ध्यान में रखना है। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था, जो कि अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है, ठीक है। अब चलते हैं आज की अगली न्यूज़ पे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रमोशन में जो अनुसूचित जाति और जनजाति यानी SC एंड ST को, जो उन्होंने अभी एक याचिका लगाई थी, उनको प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, इस कोटे को गैर कानूनी या असंवैधानिक बताया। जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वो कोई भी डिसीजन देती है तो बहुत ही संभाल के उस चीज़ को बहुत ही खंगाल के देती है। और इस पर तो वो बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा कर देती है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उसने क्या कहा है कि प्रमोशन में अनुसूचित जाति और जनजाति को कोटा नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। उसने भारत यह काम जो किया, भारत के संविधान के भाग 3 में जो अनुच्छेद 16(4) का आर्टिकल है,
उसको आधार बनाकर किया। ये डायरेक्ट आर्टिकल भी पूछ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद को आधार बनाकर अनुसूचित जाति और जनजाति के कोटे को गैर कानूनी या असंवैधानिक बताया है। तो वो है अनुच्छेद 16(4) का। ठीक है। और एक केस है बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है, इंदिरा साहनी केस। ये आरक्षण से संबंधित है। इंदिरा साहनी जो केस है आपने ध्यान में रखना है इसको, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंदिरा साहनी केस जो कि आरक्षण से संबंधित है। अब चलते हैं आज की अगली मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत ही डेडिकेट न्यूज़ को। इतनी महान हस्ती दुनिया को विदा बोल गई है तो हम इनको अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 6 फरवरी, ये डेट भी याद रखनी है, 6 फरवरी 2022 को लता मंगेशकर की मृत्यु हो गई है। लता मंगेशकर जी जो कि बहुत ही प्रमुख गायिका थी संगीत और सिनेमा जगत की। इनका अपना नाम था, इनको बहुत ही प्रमुख ख्याति थी देश विदेश में। ऐसी हस्तियां सदियों में बहुत कम पैदा होती हैं और इन्हें सुर कोकिला भी बोला जाता था। तो आपने ध्यान रखना है, इनका गला इतना साफ था, इनको सुर कोकिला की संज्ञा दी गई। और इन्होंने अपने गले को सही रखने के लिए और अपने संगीत को एकदम से उच्च कोटि का रखने के लिए पूरी लाइफ में कभी शादी इसीलिए नहीं की ताकि इनके संगीत पर और गले पर कोई नेगेटिव असर ना पड़े। इनकी डेडिकेशन बहुत ही महान थी। तो इनसे जुड़ा हुआ ये जो भारत रत्न इनको मिला था ये 2001 में, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लेंगे कि लता मंगेशकर को भारत रत्न जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है कब मिला, तो 2001 में मिला था। और इनको पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री और फिल्मी अवार्ड के, फिल्मी जगत के सभी तरह के अवार्ड इनको मिल चुके हैं। तो ये था आज का डिस्कशन, और आज के साथ में पिछले बीते दिनों का डिस्कशन। मैंने अपना बेस्ट दिया और मैं जो भी न्यूज़ लाता हूँ वो बहुत ही रिसर्च और मतलब छानबीन के बाद लाता हूँ। और जो बेस्ट न्यूज़पेपर हैं जैसे द हिंदू हो गया, एक्सप्रेस टाइम हो गया, और जो AIR ऑल इंडिया रेडियो जो कि गवर्नमेंट का चैनल है, लोकसभा राज्यसभा टीवी है, और साथ में जो PIB है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो जो साइट है गवर्नमेंट की, उससे लेके आता हूँ। और ये बहुत ही पुख्ता न्यूज़ होती है। मैं अपना बेस्ट देता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी अपना बेस्ट दोगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।